अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पीछे वर्क डन के बारे में पढ़ा था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, आज जो है हम वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के अराउंड जितनी भी जो भी स्पेस है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स असर करती है, उस चीज को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब सपोज कर लें ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द की स्पेस है। इस स्पेस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो जब जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी तो जो भी जमीन इसके ऊपर फोर्स लगाती है तो ये ऑब्जेक्ट जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है, इसलिए जमीन इसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वो वाली स्पेस जो हमारे अर्थ के अराउंड होती है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है जिस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, हमें पता है जब कोई भी बॉडी, सपोज कर लें कि हमारी अर्थ है, ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो जो भी वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है और हम इस ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, इसलिए जो भी वर्क डन आता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। एक दूसरा केस हम आज समझेंगे कि सपोज कर लेंगे हमारी अर्थ है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर देखी जाए तो अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो भी वर्क डन होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। आज हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक कोई भी मैस एम है, ठीक है, उसका मैस का हमने नाम रखा है, उस मैस को हम मूव करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब सपोज कर लें ये हमारे पास एक मैस एम है, इसको हमने मूव करवाया अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम इस मैस को ऊपर लेके जाते हैं। मतलब ये हमारे पास जमीन है, ये हमारे पास कोई भी एक मैस है जिसको हमने नाम दे दिया एम मैस। हम इस मैस को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, मैस को ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं, उस हाइट को हमने एज का नाम दे दिया। अब अगर हमने इस मैस तक पहुंचना हो तो हम डिफरेंट रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इधर से भी जा सकते हैं इस मैस तक, हम डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं, हम इधर से इधर और फिर इधर जा सकते हैं, हम इधर से इधर जाके फिर इधर भी जा सकते हैं। मतलब इस एम मैस तक पहुंचने के लिए हमने डिफरेंट रास्ते इख्तियार किए। सपोज कर लें ये मैस पॉइंट बी पे पड़ा है, हम इस पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ए से बी की तरफ भी जाएंगे तो फिर हम इधर तक पहुंचेंगे। अगर हम ए से डी तक जाएं, फिर डी से हम बी तक जाएं तो फिर हम इधर पहुंच जाएंगे। अगर हम ए से स्टूडेंट सी की तरफ जाएं और सी से फिर बी की तरफ जाएं तो फिर अगेन हम इस मैथ्स तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैथ्स तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। अब हम तीनों पाथ्स का हम सपोज करते हैं, हमने तीन रास्ते इख्तियार किए, एक ए डी बी, एक ए से डायरेक्टली बी जो कि कर्व पाथ है, और एक ए से सी और सी से डी। हम इन तीनों पाथ्स का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर अपना रिजल्ट निकालेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम, सपोज कर लेते हैं हम पाथ 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ए डी बी। तो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पाथ के लिए। वर्क डन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए डी बी, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने इस तक पहुंचने के लिए पाथ 1 इख्तियार किया, इसको हमने नाम दे दिया पाथ 1 का। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट ए, इसको हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट बी। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं पाथ 1। अब स्टूडेंट्स ए से हमने इस मैस तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे ए से डी की तरफ, फिर डी से बी की तरफ जाएंगे तो हम इस
मैच तक पहुंच जाएंगे। तो अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क किया हमने इस मैच तक पहुंचने के। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं ए बी डी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने वर्क डन किया ए से लेकर डी तक, तो हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग ए एंड डी। फिर हमने वर्क डन किया डी से लेकर डी तक, तो हम इधर मेंशन कर देंगे वर्क डन अलोंग डी बी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में वर्क डन की इक्वेशन लर्न की थी कि किसी भी चीज का वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास की इक्वेशन वर्क डन की, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ए से डी तक जब हम गए थे तब हमने कितना वर्क डन किया। वर्क डन का हमने फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन किया एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं फोर्स एज इट इज, डी एज इट इज, डी मींस डिस्प्लेसमेंट, कॉस। अब हम देखते हैं एंगल। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जमीन हमेशा अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट देखा था वो ए से लेकर डी तक है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 90 डिग्री, कॉस वैसे का वैसे, थीटा की जगह मैंने लिखा है 90। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कॉस 90 बराबर होता है 0 का, 0 के इक्वल होता है। 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में 0 ही आता है, मतलब जो भी हमने ए डी के अलावा वर्क किया उसका आंसर हमारे पास आता है 0। अब हम मूव करते हैं, पहले ए से डी की तरफ जा रहे थे, हमने इस मैच एंड तक पहुंचना था, ठीक है, जिसको ऊपर लेके गए थे, कुछ एज हाइट पे लेके गए थे। अब हम मूव करेंगे डी से बी तक, ठीक है, पहले हमने ए फाइंड किया था ए से डी तक, अब हम फाइंड करेंगे डी से बी तक। तो स्टूडेंट्स डी से बी तक वही एफ टी कॉस थीटा, वही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, एफ एज इट इज, डी भी एज इट इज। बात करते हैं एंगल। स्टूडेंट्स हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी डाउनवर्ड, लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे थे ऊपर की तरफ। तो अगर इन दोनों में एंगल देखा जाए तो एंगल हमारे पास बनता है 180 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा था ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी डाउन। तो थीटा जो हमारे पास आएगा हमारे पास 180, तो थीटा की जगह स्टूडेंट्स मैंने पुट कर दिया 180। आप लोग जानते हैं cos 180 बराबर होता है -1 की, तो cos 180 की जगह मैं लिख दूंगी -1। हाँ, हमारी बॉडी में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बराबर होती है mg की, तो फोर्स की जगह मैं लिख दूंगी mg क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बात करते हैं डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी पॉइंट डी से पॉइंट बी की तरफ जा रही थी तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो थी एच, तो मैंने डी की जगह से लिख दिया एच, और cos 180 जो के बराबर होता है -1 के, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा -mgh। ये हमने दूसरा वर्क डन कैलकुलेट किया। हमने स्टूडेंट्स वर्क डन कैलकुलेट करना है ए डी और बी का। हमने पहले ए से लेकर डी तक का निकाला, फिर डी से लेकर बी तक का निकाला। अब इन दोनों वर्क डन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सम अप कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट वर्क डन आ गया था, ये हमारे पास आ गया था सेकंड वर्क डन। इन दोनों को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, वर्क डन ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन अराउंड ए डी की वैल्यू लिखी जाए तो वो है 0, इधर हम लिख देंगे 0। फिर हम लिखेंगे वर्क डन अराउंड डी बी, तो डी बी की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई -mgh, तो हम लिख देंगे -mgh। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस -mgh। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो जब भी कोई बॉडी को हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेंगे तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। जब हम बॉडी को ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी वर्क डन आता है वो पॉजिटिव आता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो भी हमारे पास इक्वेशन आई हम इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी आगे जाकर हमें जरूरत पेश आएगी। तो इधर हम लिख लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन जो भी हमारे पास आ गया है। तो जब भी हमने पार्ट 1 पे वर्क किया तो वर्क डन आया फॉर पार्ट
वर्क डन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, जो कि हमने कैलकुलेट किया था ए डी बी, वर्क डन का हमारे पास आंसर आया था -mg/h। हमने पार्ट 1 का आंसर कैलकुलेट करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 है उसमें हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। अगर पार्ट 2 की स्टूडेंट्स बात की जाए तो पार्ट 2 के हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमने बेसिकली इस मैथ्स एंकर पूछा था। हमने दूसरा रास्ता जो इख्तियार किया था, पॉइंट ए से हम स्टार्ट हुए, पहले हम पहुंचे पॉइंट सी तक, फिर हम पहुंचे इस मैथ्स तक जिसको हमने नाम दिया था पॉइंट बी का। इस पूरे पार्ट को हमने नाम दिया था पार्ट 2 का। अब हम इसके अलावा टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन लिखेंगे ए से पहले हम जाएंगे सी की तरफ और फिर सी से हम किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ। तो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन बनेगी ए से लेकर सी तक, वर्क डन अराउंड ए से सी तक प्लस वर्क डन अराउंड सी से बी तक। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा इस पूरे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स वही इक्वेशन दोबारा से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए से लेकर सी तक। हमें पता है वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंगल सेट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए से लेकर सी तक। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ए से लेकर सी तक एंगल क्या है। स्टूडेंट्स वही केस है, हम मूव करें तो ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी डाउन, तो दोनों में जो एंगल बना वो आ गया 180 डिग्री। तो थीटा जो ऊंचा होगा वो बराबर होगा 180 के एफ एज इट इज डी कॉस 180। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ थी, तो दोनों में एंगल बन गया 180 डिग्री। अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए जो हमारे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें पता है किसके बराबर होती है, mg। तो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया mg। और अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। बॉडी जा रही थी कुछ हाइट पे, ठीक है, इधर से पहले इधर लेके गए फिर इधर हम पहुंचे, तो हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे a से। cos 180 हम लोग जानते हैं बराबर होता है -1। तो वर्क डन अराउंड ए सी का जो आंसर आएगा हमारे पास -mgh। हमने ए से लेकर सी तक का वर्क डन कैलकुलेट कर दिया। अब ए से लेकर सी तक का वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन अराउंड सी से लेकर बी तक। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले मूव करेंगे ए से लेकर सी तक, फिर हम सी से जाएंगे इस पॉइंट बी तक, क्योंकि हमारा टारगेट है डिफरेंट प्रश्नों का इख्तियार करके इस मैथ्स तक जाना जो पॉइंट बी पे पड़ा। पहले हम लिखेंगे, अगर फर्स्ट केस में देखा जाए पहले ए से डी तक तो डी से बी तक, और फिर हम अगले केस में ए से सी तक तो सी से डी तक। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं सी से बी तक, सी से डी तक, वही फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा एंगल क्या बनता है। तो जब हम स्टूडेंट्स सी से बी तक जाएंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, आप लोग जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो दोनों में एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। दोनों वॉल्यूम्स हमने कैलकुलेट करके दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। वर्क डन ए सी बी इज इक्वल टू ए सी का जो आंसर देखें -mgh, और सी बी का स्टूडेंट्स आंसर देखें वो क्या आता है 0। तो हमारे पास दोबारा से वही आंसर है। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर था। पार्ट 2 का भी आंसर इधर नोट कर लेते हैं। पार्ट 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास आया आंसर वर्क डन अराउंड ए सी बी इज इक्वल टू -mgh। जो पार्ट 1 का आंसर आया था वही पार्ट 2 का आंसर आया। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि एक कर्व पार्ट है, और देखते हैं कर्व पार्ट के अलावा हमारा वर्क डन क्या होता है। फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ चलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स हम अपने पार्ट 3 की बात करते हैं, विद कर्व पार्ट। ठीक है, अब हमने इस मास तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन अब हम कौन सा पार्ट यूज करें, तीसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं मैथ्स एंड तक पहुंचने में, जो कि एक कर्व पाथ है। स्टूडेंट्स ये कर्व पाथ है और हमने डिस्कशन पीछे कर चुके हैं। कर्व पाथ का जब भी
तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। मैं इस अपने कर्व पाथ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ ताकि वर्क डन कैलकुलेट करना आगे आसान हो। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन छोटे छोटे पीसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना आगे आसान होता है कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन क्या होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की। अगर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये एक कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टेप है, फोर्स एक्ट करते हैं डाउनवर्ड, बॉडी जाती है आगे की तरफ, तो दोनों में एंगल बनता है 90 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में स्टूडेंट्स सीधा बराबर होता है 90 डिग्री। तो हम पीछे देख चुके हैं स्टूडेंट्स, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 का एंगल होता है तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे इन वर्टिकल स्टेप्स की। हमने ये स्टेप्स इसलिए बनाए क्योंकि कर्व पाथ का डायरेक्टली वर्क डन कैलकुलेट करना नहीं किया जाता, बल्कि कर्व पाथ का जब भी वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो जाती है तो W = F cos थीटा वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्टेप्स की, फिर उसके बाद हम अपना रिजल्ट देखेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल स्टेप्स की। ये जो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स हैं कि इनके अलावा वर्क डन क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स वर्टिकल स्टेप्स की बात की जाए तो जैसे कि हमने पहले देखा था पाथ 1 में, ये भी तो एक वर्टिकल स्टेप था, ठीक है। अगर हम पाथ 2 की बात करें तो A और C की देखा जाए तो वर्टिकल है, और अगर हम पाथ 1 की बात करें तो D और जो B था वो भी वर्टिकल था, ठीक है। तो उन दोनों में वर्टिकल स्टेप्स के जो आंसर आए थे वो आए थे -mgh। इधर भी जो वर्टिकल स्टेप्स के आंसर नहीं आए, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट्स वर्टिकल स्टेप्स हैं, तो हमने अगर अपने डायग्राम को दोबारा से देखें, जब हमने पाथ 1 यूज किया था A से लेके C तक और C से लेके B तक, तो ये भी तो एक वर्टिकल स्टेप है। तो इसका हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आता है mgh। अगर स्टूडेंट हम पाथ 1 की बात करें, जब हम A से लेके B तक और D से लेके B तक लेते हैं, तो जो D से लेके B तक है स्टूडेंट्स वो भी एक वर्टिकल स्टेप है, तो उसका आंसर रहेगा -mgh। मतलब इन वर्टिकल स्टेप्स का आंसर भी वही आएगा। तो हम लिख देते हैं, इसको हम W1 कह लेते हैं, इसको W2 कह लेंगे, इसको W3 कह लेंगे, सारे वर्टिकल स्टेप्स को एक नाम असाइन कर देते हैं। तो W1 का आंसर होगा -mgh1, ठीक है। इसको डिफरेंट नाम दे लेते हैं। W2 का जो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा वो लिखते हैं, W2 का भी हमने आंसर लिख दिया -mgh2। इसी तरह W3, W4 सो ऑन चलते जाएंगे, एट लास्ट हम Wn पे लिखेंगे, उसका आंसर होगा -mghn, ठीक है। ये मैंने सारे वर्टिकल स्टेप्स के वर्क डन लिखे, ये वही होंगे जो पिछले दोनों पाथ के वर्टिकल स्टेप्स के वर्क डन थे। अगर स्टूडेंट्स अब हम इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो जितने भी वर्टिकल स्टेप्स के वर्क डन है इन सबको सम कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक आंसर आ जाए। तो मैं टोटल वर्क डन लिखने के लिए अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स के लिए क्या करती हूँ, सारे के सारे वर्क डन को प्लस कर देती हूँ। अगर कर्व पाथ देखा जाए तो A से स्टार्ट होता था और B भी खत्म होता था, हम इधर लिखेंगे A से लेके B तक। पहले वर्टिकल स्टेप का आंसर था -mgh1, दूसरे वर्टिकल स्टेप का आंसर था -mgh2, इसी तरह तीसरे का लिखेंगे, चौथे का, पांचवे का, एट लास्ट आखिरी वर्टिकल स्टेप जिसको हमने m का नाम दिया था उसका आंसर है -mgh n, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम कॉमन देखेंगे कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो सबके पास -mg है, तो -mg कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बच जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 सो ऑन एट लास्ट hn। स्टूडेंट्स आगे फिर हम क्या करते हैं, W हम वर्क डन जा रहे हैं A से लेके हम B तक जा रहे हैं, कर्व पाथ में जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एज इट इज -mg। इन सब को हमने अगर देखें A से लेके B तक जब हम देखते हैं, ठीक है, और D से लेके B तक हमने ऑब्जेक्ट को जब मूव किया था, ऑब्जेक्ट हमारा एक हाइट पे गया, मतलब
ये हमारा पॉइंट डी था और ये हमारा पॉइंट है बी। तो ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट पे लेके गए जिसको हमने नाम दिया था एज का, तो हम इन सारी हाइट्स को एक नाम दे देते हैं एज का। तो हमने तीसरे पार्ट के अलावा जब स्टूडेंट्स वर्क डन कैलकुलेट किया तो उसका आंसर भी आया -mg एज। मतलब तीनों पार्ट्स का आंसर बिल्कुल सेम है। पार्ट 1 का आंसर देखा जाए, पार्ट 2 का आंसर देखा जाए और पार्ट 3 का आंसर देखा जाए, तीनों पार्ट्स का आंसर सेम है। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं रिजल्ट पे। इससे हमें ये रिजल्ट पता चलता है कि हम कोई भी पार्ट यूज करें, चाहे पार्ट 1 पे जाए, चाहे पार्ट 2 पे या पार्ट 3 पे, वर्क डन हमेशा सेम रहता है। वर्क डन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। तो स्टूडेंट्स आई होप तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप लोग रिजल्ट जरूर मेंशन करके आइएगा कि वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ। तो एट लास्ट हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, वर्क डन इंडिपेंडेंट हो पाथ के, और जो वर्क डन क्लोज पाथ में वो जीरो हो, इस फील्ड को हम नाम दे देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। वर्क डन अलग क्लोज पाथ कैसे जीरो है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट में ए से डी तक किए थे, फिर डी से ई तक, फिर डी से सी तक और सी से ए तक। ये पूरा एक क्लोज पाथ है, जिधर से स्टार्ट होते हैं उधर ही आगे रुकते हैं। तो क्लोज पाथ के अलावा जो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो जीरो होता है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन इंडिपेंडेंट है। इसीलिए जब भी वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फील्ड में, उसको फोर्स को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। आई होप सो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया और इंशाल्लाह